हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप पीएसयू प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसा होते हैं जिनको कैंपस में सिलेक्शन हो पाता है, चाहे वो सीए हो चाहे सीएमए हो, सीए क्वालिफाइड या सीएमए क्वालिफाइड, क्योंकि कैंपस में 20 to 25% लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो जो भी लोग बचे हैं, तो आप लोग को उदास होने का कोई जरूरत नहीं है। आपके पास एक और रास्ता बचा है, उसका नाम है पीएसयू प्रिपरेशन। पीएसयू प्रिपरेशन मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी में जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसका प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, कितना पेपर पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट है, और क्या क्या पोर्शन पढ़ना चाहिए, कितना चैप्टर है, मैं सबको ओवरव्यू हर एक चैप्टर्स और हर एक पेपर्स के बारे में बताने वाला हूं अभी। ठीक है, इसलिए प्लीज एक बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक बार बैठ करके पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। ठीक है, तो चलिए बात आता है पीएसयू प्रिपरेशन के लिए। तो बात आता है पीएसयू प्रिपरेशन के लिए, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा पूछता है पीएसयू। ठीक है, तो क्योंकि जैसा क्वेश्चन पेपर पूछता है वैसे ही तो आप प्रिपरेशन करिएगा ना। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर आपको पीएसयू में दो डिवीजन में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में हो सकता है कुछ भी हो, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, मतलब कि आपका पीएसयू प्रिपरेशन में टेक्निकल पोर्शन भी पूछेगा, नॉन टेक्निकल पोर्शन भी पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग बात आता है कि टेक्निकल पोर्शन क्या होता है। टेक्निकल पोर्शन वो होता है जो कि आप फ्रॉम फाउंडेशन से लेकर के इंटरमीडिएट तक जो आप पढ़े हैं वो टेक्निकल पोर्शन हो गया। और फिर जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है उसमें आपको मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, एंड मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। फिर लास्ट एक और बचा, वो आ गया जीके। जीके में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी आ जाता है। ठीक है, उसमें हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो गया। पॉलिटिकल साइंस में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है ना, संविधान से रिलेटेड, उससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू बनता है। ठीक है, हम लोग आते हैं कि टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन में क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैं आपको टोटल पेपर्स बताऊंगा क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, और पेपर्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बात आता है पेपर्स। पहले हम लोग अकाउंट्स उठाते हैं। टेक्निकल सेक्शन में पहला हम लोग अकाउंट्स उठाते हैं। अकाउंट्स में क्या पढ़ना चाहिए, अकाउंट्स में हम लोग का जो बेसिक जो जितना भी है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो भी है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, यहाँ से लेकर के आपको जो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अर्थमेटिकल एरर ऑफ एक्यूरेसी, सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, जनरल प्रॉपर क्या होता है, ओमिशन से रिलेटेड जो प्रोविजन, ओमिशन ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन कंपनसेटिंग एरर, ये सब। तो मतलब एरर से जो भी है ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर हो गया। तो एरर से रिलेटेड जितना भी जो बनता है ना, वो आप समझ रहे होंगे, वो आपको पूरा देखना होगा। ठीक है, और बात आता है फिर ये हो गया बहुत बेसिक सा अकाउंट्स। उसके बाद हम लोग जो इंटरमीडिएट में पढ़े थे वो आपको देखना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में आप लोग क्या पढ़े थे, इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े थे जैसे कि सिंगल एंट्री हो गया, हायर परचेस हो गया, लीजिंग हो गया। तो ये सब जो भी इंटरमीडिएट का जो भी सिलेबस है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हर एक चैप्टर को बताने में वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसमें अकाउंट्स हो गया, अकाउंट्स में आप, हाँ, फिर इंड एस और एस, जो एस है और इंड एस है उसको सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि इंड एस 1 क्या है, इंड एस 2 क्या है, इंड एस 7, इंड एस 10, 8 क्या है। जैसे एस का भी एस 1 2 3 4 जैसे जो भी है ना, उसका नाम सिर्फ आपको याद करने का दरकार है, ज़्यादा अंतर जानने का दरकार नहीं है। ठीक है, अब हम लोग हाँ, IFRS भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, IFRS का भी थोड़ा बहुत पूछ देता है कभी कभी MCQ। हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग में आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और फिर उसका बजट एंड बजटरी कंट्रोल है, वो आप देख लीजिएगा। एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया कॉस्टिंग। और जो कॉस्टिंग का जो बेसिक है ना, बेसिक में जो थ्योरी पोर्शन जो भी है, कॉस्ट कंट्रोल, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन, और जो भी स्टार्टिंग में जो इतना भी जो कॉस्टिंग का जो भी थ्योरी वगैरह आता है ना, थ्योरी एक बार देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग क्या है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया कॉस्टिंग का पोर्शन। हम लोग आते हैं एफएम में। एफएम में क्या पढ़ना चाहिए आप लोगों को, एफएम में पढ़ना चाहिए आप लोगों को जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर्स है, RE = RA + RA - RA बीटा। तो ये सब जो फॉर्मूला है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल तो इजी है। उसके बाद फिर आप कैश फ्लो देख लीजिएगा। ये सब एफएम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। हम लोग का अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट हो गया, एफएम हो गया। हम लोग आते हैं लॉ पे। लॉ में क्या पढ़ना चाहिए, लॉ में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्टेड 8072। लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टेड जो कि आप सीपीटी में भी पढ़े थे और इंटरमीडिएट में भी पढ़े थे, तो वो इंपॉर्टेंट है। उससे 2 या 3 क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद आते हैं बोनस एक्ट। बोनस एक्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेचुइटी एक्ट इंपॉर्टेंट है, एंड
पीएफ जो पीएफ है ना, प्रोविडेंट फंड, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग लॉ का कवर कर लिए, कितना तक पूछेगा। लॉ में हो गया ए जनरल। हम लोग आते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में आपको पढ़ने का दरकार है फ्रॉम सेक्शन नंबर 149 से लेकर के सेक्शन नंबर 204 तक आपको पढ़ने का दरकार है। ठीक है, सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 149 से 204 तक बताया आपको। ठीक है, सेक्शन ये सब का नाम के साथ साथ अंदर का कंटेंट भी अब देख लीजिएगा। ठीक है, और कंपनी लॉ में एक और चैप्टर है, उसका नाम है डिविडेंड। डिविडेंड से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है। मैं बता रहा हूँ, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लास्ट ईयर में एग्जाम हुआ था, उसमें 3 क्वेश्चन पूछा था इसमें डिविडेंड से। और डिविडेंड बहुत छोटा चैप्टर है ना, फ्रॉम सेक्शन 123 से लेकर 128, बहुत छोटा सा चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन पूछा था। ऐसे ही कुछ दिन पहले एनसीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपको डिविडेंड से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसलिए डिविडेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया लॉ का, इतना पोर्शन आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है ऑडिट। ऑडिट का मैं बता रहा हूँ आपको, ऑडिट में आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन नंबर 139 से लेकर के सेक्शन 148। इसके साथ साथ जो सेक्शन 139 से 148 तक आपको ये भी याद रखना होगा। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 142 रेम्यूनरेशन, 143 पावर एंड ड्यूटीज एंड 144 ऑडिटर नोट टू रेंडर सर्टिफिकेट। मतलब ये जो पूरा सेक्शन के साथ साथ वो सेक्शन का नाम क्या है वो भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। और सेक्शन 148 लास्ट तक मैं बोला, सेक्शन 148 में आपको नाम कोस्ट ऑडिट है। कोस्ट ऑडिट का मैं बता रहा हूँ आपको, अंदर का जो फॉर्म नंबर है ना, कोस्ट CRA1, CRA2, CRA3, CRA4, वो भी आपको आना बहुत जरूरी है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली ये सब क्वेश्चन बनते रहता है। जैसा मेरा ओवरव्यू है, मैं अपना ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा ओवरव्यू रहा है, जितना मैं PSU पेपर देखा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको बेनिफिट होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और भी बताऊंगा आपको, रुकिए अभी तो टेक्निकल ही चल रहा है, नॉन टेक्निकल भी बताने वाला हूँ आपको। देखिए, उसके बाद ऑडिट हो गया। तो ऑडिट में मैं आपको और बता रहा हूँ, ऑडिट में और क्या इंपॉर्टेंट है। ऑडिट में आपका इंपॉर्टेंट है जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है ना, SA 200, SA 300 क्या होता है। तो SA का नाम सिर्फ याद करिएगा, अंदर का कंटेंट याद करने की जरूरत नहीं है। SA 200 क्या होता है, SA 300 क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग होता है। तो मतलब पूरा आपको SA का नाम सिर्फ याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है ऑडिट कंप्लीट हो गया, लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया, कोस्ट हो गया, FM हो गया। और चलिए बात आता है DT मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो PGBP का चैप्टर है ना, PGBP से चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। PGBP हो गया, क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये सब जो चैप्टर्स है, कैपिटल गेन हो गया, ये सब जो भी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो आप देख लीजिएगा। ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है DT में। ठीक है, असेसमेंट प्रोसीड्योर से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बट जनरली नहीं, उतना नहीं आता। बट PGBP, कैपिटल गेन, सैलरी, हाँ HP से भी आता है। मतलब जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, वो आप पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद 5 हेड्स ऑफ इनकम के बाद आपको देखना है क्लबिंग, सेट ऑफ, इतना देख लीजिएगा, कवर है DT। ठीक है, इतना कवर कर लेते हैं तो कवरेज में है 5 हेड्स ऑफ इनकम, क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, ये हो गया DT। हम लोग GST को ऊपर आते हैं। GST में आपको सिर्फ जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, GST काउंसिल क्या होता है, GSTN क्या होता है, GST कंपनसेशन सेस क्या होता है, ITC क्या होता है, मतलब जो जितना भी चैप्टर है ना, जब वैल्यूएशन है ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेक्शन 15, तो टोटल का सिर्फ आपको ओवरव्यू ही पूछता है, ज़्यादा अंदर का कंटेंट पूछता नहीं है। ठीक है, बस इतना ही था। आप और भी अदर पेपर जो भी चैप्टर्स था वो मैं बता चुका हूँ, अकाउंट्स का भी एंड लॉ का भी एंड फिर ऑडिट का भी, FM का भी, कोस्टिंग का भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग का पास और कुछ बचा नहीं है। हम लोग अब नेक्स्ट पोर्शन में मूव करते हैं, वो है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में आपके पास 4 भाग में आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन वो डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट में आपका मैथमेटिक्स होगा, 25% उसका पोर्शन होगा, 25% रीजनिंग का होगा एंड 25% इंग्लिश का होगा, 25% जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये टोटल चीज़ आपको उसमें आएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं हिस्ट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको पूछेगा सेक्शन, हिस्ट्री में आपको जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था ना, वहाँ से लेकर के हम लोग का जो आज़ादी हुआ 1947 तक, वहाँ तक आपको हिस्ट्री में पूछेगा। उसके बाद जो 1947 आज़ादी हो गया, उसके बाद तो पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो जाता है ना, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान से रिलेटेड जो भी है ना, वो आपको इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स वगैरह देख लीजिएगा कि कौन सा आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग करंट अफेयर्स तो पता ही है कि जो दिन दुनिया में चल रहा है वो करंट अफेयर में हो गया। ठीक है, हम लोग आते हैं इंग्लिश।
इंग्लिश भी 25% कवरेज करता है। इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉन में जैसे कलेक्टिव नॉन, कंपाउंड नॉन क्या होता है, तो फिर प्रोनाउन क्या होता है, तो एडजेक्टिव का यूज़ क्या है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रीपोजिशन। ऑन कहाँ यूज होता है, ऑफ कहाँ यूज होता है, ओवर कहाँ यूज होता है, द मतलब द नहीं, द तो उसमें द तो है आर्टिकल्स में, तो मतलब ये सब प्रीपोजिशन का यूजेस आपको पूछेगा कि बताइए कि इसमें कौन सा है यूज, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, यहाँ पे कौन सा ऑन होगा कि ऑफ होगा कि ओवर होगा, क्या फिर पुट होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रीपोजिशन। अब एक और इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एंड द का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये पूछता है हर एक पेपर्स में आप देखिएगा ए एंड द का उपयोग पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। सिनोनियम्स मतलब होता है कि एक दोनों में समानता वाला चीज पूछेगा कि इसका समानता क्या होगा। एंटोनियम्स मतलब उल्टा होता है, ठीक है। सिनोनियम्स मतलब सेम, एंटोनियम्स मतलब उल्टा, अपोजिट, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का पोर्शन, ठीक है। मैथमेटिक्स हम लोग क्या बोलता है ना, जनरल अवेयरनेस बता चुका हूँ और इंग्लिश बता चुका हूँ। बचा है रीजनिंग का आप एक बुक किसी भी बुक ऑथर का बुक एक बार देख लीजिएगा, सिर्फ ओवरव्यू देख लीजिएगा कि हाँ कैसे कैसे बनता है। उसमें आपको 10 चैप्टर मिलेगा, सिर्फ देख लेना है कि कैसे कैसे बनता है, बस इतना ही। उसके बाद आप लोग दिमाग तो काम करता ही है, आपके एग्जाम में दिमाग यूज़ करके बना लीजिएगा रीजनिंग, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिक्स का पोर्शन में। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है फॉर PSU प्रिपरेशन, ठीक है। PSU प्रिपरेशन के लिए मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ आपको क्या कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछता है। इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो टाइम एंड वर्क है ना, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और फिर टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया। जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करके एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग 7-8 में, उससे क्वेश्चन आता है। तो ये सब जो चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना मैं आज जो आपको बताया, मैं सिर्फ ओवरव्यू बताया कि हाँ इतना सब पढ़ लेने से भी आपको कवरेज हो सकता है। तो अगर आपको कुछ भी अगर बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि अवेयर नहीं है कि PSU प्रिपरेशन कैसे करें। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत सारे PSU प्रिपरेशन के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और करूँगा भी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू।